मीरा नाम की खूबसूरत महिला हॉस्पिटल के अंदर अपने पति के बेड पर बैठी हुई थी। उसकी बगल में उसके जो पति थे वह बीमार थे और पति का लीवर का और किडनी का कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ था। और दोस्तों मीरा तभी वहाँ पर पति के पास बैठी हुई उससे बातें कर रही थी। अब तभी मीरा के पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और जैसे ही फ़ोन आता है तो वह अपने पति के पास से उठती है और थोड़ा दूर जाकर बात करती है। तो वह फ़ोन था फाइनेंस कंपनी से। अब दूसरी साइड से एक आदमी बोल रहा था मीरा से कि मीरा जी 2.5 लाख रुपए का लोन आपने लिया था। मीरा कहती है हाँ जी, पति के इलाज के लिए लिया है पिछले ही हफ्ते। वह बोलता है कि आपका लोन रिटर्न करने का टाइम आ गया है। अब मीरा कहती है रिटर्न करने का टाइम? अभी तो 1 हफ्ता हुआ है मुझे लोन लिए हुए, अभी से रिटर्न कैसे करने का टाइम आ गया? अभी तो पहली किस्त भी नहीं गई। लेकिन जो दूसरी साइड से आदमी होता है वह कहता नहीं जी, आपका रिटर्न करने का टाइम आ गया और ये मैं नहीं जानता, आपको लोन चुकाना है और लोन चुकाओ वरना तो तुम्हारे घर की नीलामी हो जाएगी, तुम्हारे घर को कुर्क कर लिया जाएगा। अब यह बहुत बड़ी बात थी एक मध्यवर्ती परिवार के लिए। अगर कोई घर नीलाम हो जाए उसका तो उसका बिल्कुल कहते हैं आत्मसम्मान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है समाज में, आस पड़ोस में। तो यह बहुत बड़ी बात होती है एक मध्यवर्ती परिवार के लिए। नीला की जो लड़की होती है मीरा, उसकी धड़कनें तेज़ होने लगती हैं और बार बार कहती है साहब आप ये क्या कह रहे हो, ऐसा तो नहीं था जैसा आप कह रहे हो। लेकिन वह कहता है कि नहीं नहीं, आप कितना भी घबराओ, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, और अब यहाँ पर आ जाओ और आकर के आप अपने फाइनेंस के कागजात देख लो कि लोन कितने दिन तक लिया गया है। और उसके बाद जो नीला होती है, जो मीरा होती है, पति को बिना बताए अब पहुँच जाती है उसके बताए हुए एड्रेस पर, क्योंकि उस आदमी ने अपनी फाइनेंस कंपनी का एड्रेस भेजा था उसके व्हाट्सएप पर। और वहाँ पर फाइनेंस के ऑफिस में पहुँच जाती है। वहाँ जाकर देखती है तो पूरे फ्लैट में कोई भी नहीं था, सिर्फ एक आदमी था जिसका नाम था अरुण, जिसने फ़ोन किया था, वही वहाँ पर बैठा हुआ था। तो उसके पास मीरा जाती है और जाकर के मीरा की आंखों में आंसू थे, जाकर के पूछती है कि ऐसा क्या हुआ जो अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ हमें लोन लिए हुए और अभी से आप चुकाने के लिए कैसे कह रहे हो? अब तो उसके बाद वह अरुण वही कहता दोबारा से नहीं नहीं पैसे चुकाओ, नहीं बात नहीं बनेगी वरना तुम्हारे घर को नीलाम कर दिया जाएगा। अगर पैसे नहीं चुका पाते हो तो ऐसा करो ब्याज चुकाओ। अब जो मीरा होती है वह कहती है ठीक है जी, मैं ब्याज चुकाने का इंतज़ाम 2-4 दिन में कर दूंगी, आप ऐसा मत पड़िए हमारे पीछे, मेरा पति बीमार है, उसके इलाज के लिए हमने पैसे लिए हैं। अब तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वह कहता है कि नहीं इंटरेस्ट तो चुकाना होगा। मीरा जैसे वहाँ से जाने लगती है 2-4 दिन कहने के बाद कि 2-4 दिन में इंटरेस्ट आपका मैं पहुँचा दूंगी, तभी वह बैठा हुआ आदमी अरुण मीरा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं 2-4 दिन की कोई बात नहीं है, लोन का जो इंटरेस्ट है वो मुझे अभी चाहिए, इसी हाल में और इसी वक्त चाहिए। मीरा एकदम घबरा जाती है क्योंकि पराया पुरुष जब हाथ पकड़ ले किसी औरत का और औरत अगर सही हो तो भाई बहुत बुरी बात होती है ये। अब मीरा एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है मुझे जाने दो, मैं आपका कर्जा धीरे धीरे चुका दूंगी और आप हमारे साथ जाती कर रहे हो। लेकिन वह जो लड़का होता है नीरज, उसको अपनी तरफ खींच करके अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है कि लोन की जो इंटरेस्ट है वो यही समझ लो, ये इंटरेस्ट ही है। अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाकर जाओगी तो मैं समझूंगा तुमने इंटरेस्ट दे दिया। और उसके बाद दोस्तों उसको बेड पर डाल देता है और उसके साथ वो गंदी हरकत कर बैठता है जो नहीं करनी चाहिए थी। मीरा की आंखों में आंसू थे, वह करे भी तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? मध्यवर्ती परिवार का यही तो रोना होता है, किसको बताए क्या करे, अपनी इज्जत कैसे कैसे ढकते हुए घूमते हैं लोग, मध्यवर्ती परिवार के लोग। और उसके बाद उसके साथ वह रेप कर देता है और फिर हिदायत देता है कि देखो आगे भी तुम्हें ये किस्तें जो हैं, जो इंटरेस्ट है वो चुकाना होगा, जब मैं बुलाऊंगा तुम्हें आना होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो मीरा होती है वह अपने आंसू पहुँच करके और हॉस्पिटल में अपने पति के पास जाकर चुपचाप बैठ जाती है और उसको कुछ भी नहीं बताती है। और दोस्तों यह कहानी आखिरी बार नहीं थी, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था, परिवार के परिवार डूबने बाकी थे इस कहानी के अंदर। तो क्या हुआ था पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। 2 वाक्य मैं लेकर आया हूँ इसी कंपनी से रिलेटेड, जो यहाँ पर राज खुलते हैं, लोगों की जानें तक चली जाती हैं। पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा और इस कहानी से सीख ये मिलेगी कि भैया
कोई अगर कर्जा लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो बिना कर्जा के ही अपना जीवन गुजार लें। किसी सामान को मान के चलो, कार या बाइक या कुछ भी लेने की अगर ज़रूरत है, ले रहे हो और उसमें आपके पास पैसा नहीं है, सोचा कि भाई फाइनेंस कर लेंगे या फिर किसी से कर्जा ले लेंगे, तो भैया बिना उस कार के, बिना उस बाइक के ही रह लो, कम त्यास में अपना काम चला लो, तंगी में काम चला लो, लेकिन कर्जा मत लो। बहुत बुरी बीमारी है और आज इस घटना से पता लगेगा कर्जा किस लेवल तक इंसान का जीवन त्रास्त कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, घटना घटित होती है हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा के फरीदाबाद में मुकुल नाम का एक लड़का है, उसकी पत्नी मालती और इनके 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का, एक 4 साल का है और यह परिवार है इनका, छोटा सा परिवार। अब क्या होता है दोस्तों, पुरानी सी एक्टिवा पर मुकुल, उसकी पत्नी मालती और दोनों बेटे, एक 8 साल का, एक 4 साल का, बैठे हुए जा रहे हैं। खुशनुमा मौसम बना हुआ है। तभी रास्ते में एक आइसक्रीम वाला दिखाई दे जाता है बच्चों को, तो वह कहते हैं पापा आइसक्रीम दिला दो, आइसक्रीम दिला दो। बच्चे हैं, जिद पड़ जाते हैं, रोने लगते हैं। तभी मुकुल जैसे तैसे वहाँ पर अपनी स्कूटी रोकता है और जब बच्चे जिद कर रहे थे तो उनको एक एक आइसक्रीम दिला देता है, सस्ती वाली। और उनके पास अब इतने पैसे नहीं बचते हैं कि वो अपने लिए आइसक्रीम खरीद सकें। अब माँ बाप के लिए आइसक्रीम थी नहीं, बच्चे खा रहे थे, वे खड़े हुए देख रहे थे। और उसके बाद बच्चे आइसक्रीम खाने के बाद अब कहते हैं एक बार और दिला दो, एक बार और दिला दो। बच्चे हैं, अब बच्चे तो ऐसे कहते ही हैं। अब माँ बाप कहते हैं, जो पिता होता है वह कहता नहीं बेटा अब नहीं, अब चलो। लेकिन बच्चे कहते हैं नहीं पापा एक बार और आइसक्रीम दिला दो। लेकिन पिता कहता है कि बेटा अब अगले जन्म में ही तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। अब यह बहुत भारी बात थी और गहरी बात थी, लेकिन वो तो बच्चे थे, वो क्या समझेंगे इसके बारे में। और उसके बाद दोस्तों यह स्कूटी लेकर के अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को लेकर के नदी पर पहुंच जाता है। और वहाँ पर जाते ही जो पत्नी होती है अपने पति के पाँव छूती है। और फिर दोस्तों जो पिता होता है वह अपने बड़े बेटे 8 साल के बेटे को गोद में उठाता है और नदी में फेंक देता है। अब तो यहाँ पर छोटा जो बेटा होता है जोर जोर से रोने लगता है कि पापा मैं आज के बाद कभी आइसक्रीम नहीं मांगूंगा, मुझे मत फेंकना, भैया को तो फेंक दिया और मुझे मत फेंकना इस पानी के अंदर। लेकिन दोस्तों वह उस छोटे बेटे को भी गोद में उठाता है और फेंक देता है पानी के अंदर। और दूर से एक आदमी चरवाहा था, अपनी गाय भैंसों को चरा रहा था, इनको देख रहा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर इनकी तरफ भाग रहा था। और उसने अपना मोबाइल भी चालू किया हुआ था, इनकी वीडियो भी बना रहा था कि देखो किस तरह से बच्चों को फेंक रहा है और अब क्या करेगा उसके बाद। लेकिन वह चिल्ला रहा था, लेकिन इन पर कोई असर पड़ नहीं रहा था। और उसके बाद दोस्तों थोड़ी देर के बाद जो पत्नी होती है पति के पांव छूती है और फिर वह भी उसी नदी में छलांग लगा देती है। और इतने ही वह चरवाहा वहां पर पहुंच पाता, इतने तो यह पिता अपने स्कूटी को लेकर के वहां से निकल जाता है। अब एक महिला और 2 बच्चे नदी में कूद चुके थे, गिर चुके थे। वह चरवाहा जोर जोर से बोल करके लोगों को बुलाता है, तुरंत कूद जाता है आते ही। लेकिन दोस्तों दोनों बच्चे और वह महिला, उनको वह लोग बचा नहीं पाते हैं, वह मर जाते हैं। तब तक लाशें निकाल ली जाती हैं, पुलिस के पास फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस को सारी चीज़ वह बताता है जो आदमी उनको देख रहा था। और वह बता रहा होता है कि मैंने वीडियो भी बनाई है साहब उनकी, और वीडियो को भी वह दिखाता है। तो वीडियो में जब पुलिस गौर से देखती है तो दोस्तों जो वह स्कूटी होती है उसका नंबर आ जाता है उस वीडियो में जैसे तैसे, और स्कूटी के नंबर से एड्रेस निकाला जाता है। और फिर उसके बाद पुलिस एक्टिवा स्कूटी के नंबर के ज़रिए उस आदमी के घर तक पहुंच जाती है। आदमी कौन? मुकुल के घर तक। वहां पर जैसे पुलिस पहुंचती है तो अंदर से दरवाज़ा बंद था, जैसे तैसे ठोकर मार करके दरवाजे को तोड़ा जाता है। और फिर अंदर जाकर जब पुलिस देखती है तो दोस्तों जो मुकुल था वह फंदे से झूल रहा था। उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हुए थे बैंक के लोन के। अब तो पुलिस जाकर डेड बॉडी को नीचे उतारती है और जो लोन के डॉक्यूमेंट्स थे और 5 लाख का लोन उन डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ था, उनको पुलिस उठाती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और दोस्तों इनका अंतिम संस्कार पूरे परिवार का किया जाता है। इनके अड़ोसी पड़ोसी इनका दाह संस्कार करते हैं। क्या बीती होगी उस परिवार पर, जिसके और सगे संबंधी ये सोचकर चौंक गए होंगे कि पूरा परिवार खत्म हो गया। दोस्तों उस परिवार में ना अब कोई घर में रहने वाला, ना उसमें कोई भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी कभी भी। उसके बाद जो पुलिस होती है उन डॉक्यूमेंट्स को देख करके, एक प्राइवेट कंपनी थी जहाँ से इन्होंने लोन लिया था, तो वहाँ पर पुलिस जाकर पूछताछ करती है। तो वह लोन वाले यही कहते हैं साहब इसमें हमने कुछ नहीं किया और हमें तो नुकसान ही है। अगर जो आदमी है जिसने लोन लिया वो नहीं रहेगा तो हमारा तो समझो पैसा मर गया। अब पुलिस की भी समझ में आता है कि भाई सही कह रहे हैं,
अब यह मामला यहाँ पर इस तरह से घटित हुआ था। अब दोस्तों जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था मीरा वाला केस, हॉस्पिटल में पति था, अब उस कहानी को यहाँ पर सुन लेते हैं। उस कहानी के अंदर क्या होता है, दूसरा वाक्य ये होता है, मीरा होती है, पति विनय जो कि प्राइवेट जॉब किया करता है। अब क्या हो जाता है दोस्तों, अचानक इनके दिक्कत होने लगती है पति के अंदर, लीवर और किडनी में प्रॉब्लम आती है। डॉक्टरों के पास चेकअप करने के लिए जाते हैं, तो उसके बाद अब डॉक्टर कहते हैं कि 3 लाख रुपए तकरीबन लगेंगे। अब यह बताते हैं डॉक्टर की ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अब मीरा और विनय दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं जो लोग, ज़्यादा बचत तो होती नहीं है, थोड़ी बहुत होती भी है कमाई, वो सारी की सारी खर्च हो जाती है। पैसे इनके पास सिर्फ 40-50 हज़ार रुपये थे, तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए इनको और चाहिए थे, तब जाकर यह ऑपरेशन होने वाला था। अब तो मीरा और करण दोनों ही परेशान। अब जो मीरा होती है और उसका पति विनय दोनों ही परेशान थे, क्या करें कैसे करें। डॉक्टर ने इनको बता दिया था भाई वो ऑपरेशन होगा, और उसके बाद ये अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर परेशान हैरान, तभी दूसरे दिन इनके घर पर एक आदमी आता है और जो कहता है कि मैं नवजीवन प्राइवेट फाइनेंस लिमिटेड से हूँ, और उसके बाद वह लोन के लिए इनको ऑफ़र करता है कि हम आपको लोन दे देंगे और आप चाहो तो ले सकते हैं। और उस टाइम उस मौके पर ऐसा आदमी आ जाए तो दोस्तों यहाँ पर ये लोन ले लेते हैं, और फिर लोन लेने के बाद जो लोन लिया जाता है 2.5 लाख रुपए का लिया जाता है। और लोन लेने के बाद अब मीरा को हॉस्पिटल में से ही इस लोन की कंपनी वाला आदमी करण अपने पास बुलाता है, संबंध बनाता है और वीडियो बना लेता है उसका, और फिर उसके बाद ब्लैकमेल करने लगता है कि तुम्हें आना होगा। बार बार बुलाता है और 8-10 लोगों के साथ उस मीरा के संबंध बनवाता है। और दोस्तों मीरा ने अपने पति को यह बताया नहीं था, और 2 महीने तक वह यही दुख सह रही थी। और उस 2 महीने के बाद उसका पति ठीक भी हो जाता है, और जैसे ही पति ठीक हो जाता है तो काम पर जाने लगता है। मगर पत्नी मीरा बीमार पड़ जाती है, और जब पत्नी मीरा बीमार पड़ जाती है तो पति विनय डॉक्टर के पास उसको ले जाता है। डॉक्टर जब चेकअप करता है तो डॉक्टर जो थी वह बहुत ज़्यादा परेशान हैरान, और बाहर निकल के कहती है कि जो चेकअप हमने किए हैं उससे तो बहुत बुरा रिजल्ट निकला है। डॉक्टर ने बोलती है इस पति से कि तुम इतने वहशी दरिंदे हो, इंसान हो या जानवर हो। अब जो पति होता है विनय वह कहता क्या बात हुई मैडम जी। उसके बाद वह बताती है कि तुम पत्नी के साथ जानवरों की तरह संबंध बनाते हो, सिगरेट से भी जलाते हो और दांतों से भी काटते हो, ये तुम्हें अच्छा लगता है क्या। यह बात सुन करके अब जो पति होता है वह तो हिल जाता है, एकदम से कहने लगता है नहीं डॉक्टर साहब, मेरा तो ऑपरेशन हुआ है किडनी का और लीवर का, मुझे कुछ समस्या थी और 3 महीने तक मेरी बंदी थी ऐसा काम करने की, और मैं तो 2 महीने से मैंने अपनी पत्नी को छुआ भी नहीं है, आप यह कैसी बात कर रहे हो। लेकिन जो डॉक्टर होती है वह परेशान सी थी, एक तरह से उसको गुस्सा आ रहा था इस पति के ऊपर, और वह बताती है कि अत्यधिक संबंध बनाए गए हैं तुम्हारी पत्नी के साथ तुमने, और उसके ब्लड में नशीली चीज़ें भी मिली हुई हमको मिली हैं। अब तो दोस्तों डॉक्टरनी को विश्वास नहीं आ रहा था, वो तो पति को गुनहगार समझ रही थी, और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस विनय को लॉकअप में डाल लेती है, क्योंकि अभी तक इसकी पत्नी को होश नहीं आया था, और जब पत्नी होश में आती है तो रोने लगती है जब उसको पता लगता है कि ऐसा कांड हो गया है, पति को जेल में डाल दिया गया है। अब वह सोचती है कि अब तो सबको सब कुछ बताना पड़ेगा, चाहे बेशक बेइज्जती हो जाए। और उसके बाद वह पुलिस को और अपने पति को साथ में बिठा करके सारी कहानी मीरा सच्चाई से बताती है, पूरा राज खोलती है। वह बताती है कि पति के इलाज के लिए 3 लाख लगने वाले थे पैसे, 50 हज़ार हमारे पास थे। अगले ही दिन जीवन नाम का व्यक्ति शख्स आता है, और वह फाइनेंस कंपनी चलाया करता था, बोलता है हम मदद करते हैं लोगों की और पैसे देते हैं ज़रूरतमंदों को। और फिर यह महिला पूछती है कि आपको किसने भेजा है, तो वह बताता है कि मुझे डॉक्टर केसवानी ने भेजा है, जिस डॉक्टर केसवानी के पास यह इलाज करवा रहे थे। अब तो उसके बाद जब एन मौका था तो 2.5 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं और एग्रीमेंट पर बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती थी इनकी। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन होने के 1 हफ्ते बाद ही करण कुमार, इसी कंपनी का एक बासिंदा, वह फ़ोन करता है मीरा के पास और उसको अपने पास बुलाकर संबंध बना लेता है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था स्टार्टिंग में। उसके बाद मीरा को अमीर घरों में भेजने लगते हैं, ये अमीर घरों में मतलब बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं वहाँ पर ये जाने लगती है, इसको भेजते हैं, फ़ोन करके बुलाते हैं, मना करती है तो वीडियो वायरल करने की धमकी देते हैं। और यह बताती है मीरा की इतना ही नहीं, बड़े घरों की औरतों ने भी मेरे साथ वो गंदी गंदी अश्लील हरकतें की हैं, मेरा शोषण किया है और मुझे औरतों के बीच में भी परोसा गया था।
अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस जब ये सारी चीज़ सुनती है और करण जो पति होता है जिसका नाम होता है विनय, वह भी सुनता है तो बस उसकी आंखें छलक जाती हैं कि मेरी पत्नी ने मेरे इलाज के लिए कितना दर्द सहा है और मुझे एक बात भी बताई नहीं और खुद ही दर्द को सहती रही। पुलिस तुरंत उस जीवन और करण और उस डॉक्टर केसवानी को गिरफ्तार कर लेती है और इनको पकड़ा जाता है और फिर इनकी ठुकाई पिटाई की जाती है। तो यह और भी राज उगलते हैं, यह बताते हैं कि ऐसी कई मीरा और कई मालती वो जो पूरा परिवार नदी में कूदा था दोस्तों, वो भी इसी कंपनी से उन्होंने भी फाइनेंस करवाया हुआ था। ऐसी कई मीरा कई मालती थी जो चक्कर में पड़ी लोन के में और उनके साथ ये सब कुछ काम हुआ। ये सारी चीज़ें वो बताते हैं और यहाँ पर परिवार ख़त्म हो गए थे। इनका भी इस चीज़ का भी इनको पता था, लेकिन फिर भी ये अपने नशे में थे और पैसों का नशा था, घमंड था। लोगों की ज़िंदगी से इनको कोई लेना देना नहीं था। इनके लेके कोई मरे जिए इनको कोई मतलब नहीं। उन घर की औरतों को अमीर और लोगों के घरों पर भेजते और वहाँ से पैसा उठाया करते और लोन तो बस फंसाने के लिए कहते हैं ना कांटा था, लेकिन उनसे असली वैश्यावृत्ति करवाते और काफ़ी अमीर घरों में भेजकर काफ़ी मोटी रकम उठाया करते थे। यह खुलासा यहाँ पर हो जाता है और फिर उसके बाद दोस्तों अब इन दोनों को पकड़ा जाता है और पहला जो परिवार था जो कि मुकुल और मालती का और 2 बच्चे थे वो जान से गए और यहाँ पर जान जाते जाते बड़ी मुश्किल से बची और इन सारे लोगों को जो ये फाइनेंस कंपनी थी इस पर ठप्पा लगा दिया जाता, सील लगा दी जाती है और इन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है और इस तरह से यहाँ पर मामला खुलता है। भैया जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों से लोन ले लेते हैं ना औरतें महिलाएं, थोड़ा सा समझ जाएं, गलत उपयोग हो सकता है। इस कहानी में कितना बुरा हुआ पहले परिवार के साथ और कितना बुरा हुआ मीरा के साथ। दोस्तों अगर ये घटनाएं खुद के ऊपर जब गुजरती हैं ना तो पता लगता है दर्द क्या होता है। अब हम तो यही कर सकते हैं भाई, समाज के अंदर जो ये घटनाएं घट रही हैं इनसे सीख ले सकते हैं भाई हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों से सीख लें और अपने जीवन के अंदर उतारें, कभी भी ऐसी गलती ना करें। बैंक से लोन लेना अलग बात होती है, लेकिन ये प्राइवेट फाइनेंसर जो होते हैं इनसे लोन लेना एक बहुत ही बुरी बात होती है, जहां पर कुछ भी हो सकता है महिलाओं के साथ। दोस्तों अंत में 2 शब्द कहना चाहता हूं जो मैंने लिखे हैं। सूदखोर के जाल में फंसा सुखी परिवार, असमत लूटी भेड़ियों ने किया मरण स्वीकार, न्याय मरा उस घाट पर बहा लहू संग नीर, मिटा वंश ही कर्ज में सह न सके वो पीर। यानी कि कर्जे का दर्द वो सह न सके और परिवार ख़त्म हो गए। आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इन कहानियों से सीखा ज़रूर करें कि जीवन के अंदर हमें ऐसी छोटी मोटी भी गलती नहीं करनी है, वरना छोटी गलती का अंजाम बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है और भुगतना पड़ भी जाता है। हमारे साथ हैं परम मान, कमेंट करते हैं थैंक्स भाई। इसे कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं और ईमानदार पुलिस वाले हैं आज भी। थैंक्स सुदेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी परममान जी। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। उसके बाद NG प्रीति कमेंट करती हैं मेरा नाम भी लो कभी और मैं भी बहुत वीडियो देखती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये अरुणाचल प्रदेश से रहने वाले हैं, देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। धीरज बनवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं मिली भगत होती है तभी ऐसा होता है। राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव से कमेंट करते हैं। और उसके बाद बाबा राजेश कमेंट करते हैं। राजेश सिंह बिहार मोतिहारी ढाका कुंडवा चैनपुर से सुदेश जी आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। अशोक गहलोत कमेंट करते हैं पुलिस चाहे तो कोई भी केस हो उसको सुलझा ही लेती है जी, बिल्कुल जी। सुमेर एस का मतलब सुमेर सिंह कमेंट करते हैं। जय यादव अहिरान कमेंट करते हैं भाई दुखद घटना है जी, बिल्कुल जी। उसके बाद बन्ना भाई वनार कमेंट करते हैं सर राम राम नमस्ते नमस्ते जी। प्रवीण बघेल शिवपुरी से धीरज बनवाल कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरा नाम नहीं लेने के लिए। तो धीरज भाई ऐसा कई बार हो जाता है, मैं पिछले जो नए 2 वीडियो होते हैं 1-2 वीडियो उनके नाम उठाता हूं और कई बार ऐसा हो जाता है धीरज भाई आप देख नहीं पाते हो, तब तक मेरी दूसरी शूटिंग का टाइम हो जाता है और उस वीडियो में आप कमेंट नहीं कर पाते हो, तो इसलिए उस वीडियो में से जब नाम उठाता हूँ तो आपका नाम नहीं आ पाता है लिस्ट में, इसलिए ये गलती होती है। आप लगातार कमेंट करते रहा करें, वीडियो आते ही देख लिया करें और कमेंट कर दिया करें तो नाम बिल्कुल नहीं रहेगा आपका। और उसके बाद बाबा राजेश दोबारा से और उसके बाद अजय फिट एन नाम से कमेंट करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी मेरा नाम लेने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब जी। रतनलाल बिंद कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं मोनू जैन कमेंट करते हैं। खड़क राज सिंह
कमेंट करते हैं, तुम्हारी कहानी सुनने में मज़ा आता है, आगे भी बढ़िया काम करते रहो। खड़क सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, और बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आप अपना आशीर्वाद बनाते रहें तो हम तो आगे काम करते रहेंगे। मुनुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, बहुत ही सुंदर कहानी है, इस समाज के लोगों को देखकर सोचना और बदलना होगा। आजकल क्या हो रहा है समझ में, कम से कम आप हिंदी कहानियों से कुछ सीख लीजिए, आपकी कहानी से कुछ सीख लीजिए। जय श्री राम, लीला गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी मनोज श्रीवास्तव जी। उसके बाद मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सर इस कहानी में तो राजेश ने बहुत दरिंदगी किया है, और लता के साथ में बिहार मोतिहारी जिला से हूँ, मुंबई में काम करता हूँ जी। बिल्कुल जी मोहम्मद जहांगीर जी। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, करण कुमार पी कमेंट करते हैं, जय श्री राम सर, मैं मुन्ना कुमार बिहार से, मुजफ्फरपुर जिला, वेरी नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। महेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, खबर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जगदीश केवट कमेंट करते हैं, मोहम्मद इकबाल कमेंट करते हैं, जय यादव ईरान कमेंट करते हैं, पुष्पा सिंह आजकल तो दारू पी रहे हैं लोग जी, बिल्कुल जी। और राज बहादुर कुमार कमेंट करते हैं, जय हिंद सर जी, मैं राज बहादुर यूपी जौनपुर से आपकी सारी वीडियो देखता हूँ जी। और उसके बाद हमारे साथ परममान दोबारा से कमेंट करते हैं, सुदेश, थैंक्स सुदेश भाई, सही बात है, आप बात बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते हो सर, सारा मैटर जल्दी समझ आ जाता है और तरीका बहुत अच्छा है आपका, गॉड ब्लेस यू, कीप इट अप ब्रो। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परम भाई, आप इसी तरह से अपना सहयोग देते रहें। विमल कुमार कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं अली लारी जानी कमेंट करते हैं कुवैत से, संजय लोहरा कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ राज बहादुर कुमार, रजत सैनी कमेंट करते हैं, जय श्री राम भाई साहब जी। और उसके बाद मोनू जैन कमेंट करते हैं, रतन लाल बिंद, और उसके बाद गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं, अजय फिट एंड फाइन। और उसके बाद हमारे साथ वनराज नामदेव कोहली, नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से, दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से, रवि प्रकाश कमेंट करते हैं, शौकत अली दिल्ली से, कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में हैं, परवीन चौधरी राजस्थान के रहने वाले, वैसे फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं, सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, राम थापा कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, छगनदास खारडाबंद राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार बने रहते हैं, और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार बने रहते हैं, और सूरज डियो हमारे भाई फिजी से लगातार हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा, अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।